हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू एमएस एक्सेल 2010 पार्ट 2। आज हम एक्सेल का सेकंड क्लास में हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेनली जो हम डिस्कस करने वाले आज के क्लास में वो एक तो आपका सेल फॉर्मेटिंग लेके हम बात करेंगे, साथ साथ वर्किंग विद कॉलम। कॉलम के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना है, अगर कॉलम को डिलीट करना है तो किस तरीके से होगा वो हम इस क्लास में देखेंगे। साथ में रोज की कहानी भी हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर रोज ऐड या डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, और ऐड डिलीट करने के बाद रोज या कॉलम कहाँ से आते हैं या कहाँ जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रोज कॉलम बढ़ता है या घटता है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में देखेंगे वर्कशीट क्या है, वर्कशीट को किस तरीके से ऐड किया जाता है, किसी वर्कशीट को अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या होगा, किसी वर्कशीट को कॉपी करना है या मूव करना है तो कैसे होगा। साथ ही साथ सेल नंबर फॉर्मेटिंग भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं सेल फॉर्मेटिंग। इसके लिए हम हमारा लास्ट क्लास में जो हमने फाइल बनाए थे उस फाइल को ही ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमने लास्ट क्लास में बनाया था, आपको ध्यान होगा। इसी फाइल के ऊपर बेस करके हम सबसे पहले सेल फॉर्मेटिंग देखेंगे। सेल फॉर्मेटिंग देने के लिए सेल को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लिया। ये सेल सिलेक्ट करने के बाद आप सेल का फॉन्ट फॉर्मेटिंग दे सकते हो। कहाँ से? इन फॉन्ट ग्रुप से। फॉन्ट ग्रुप से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, नंबर स्टाइल से नंबर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। चलो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले फॉन्ट फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग मेन्यू एक्सप्लोर हो गया। यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने पहले भी वर्ड में देखे थे, डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट टाइप अपने यूज किए थे। जो फॉन्ट टाइप आपको ठीक लगे वो फॉन्ट टाइप आप यहाँ पर ले लीजिए। अगर रेगुलर चाहिए तो रेगुलर रखिए, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक रखिए, बोल्ड चाहिए तो बोल्ड, और बोल्ड इटैलिक दोनों ही चाहिए तो दोनों ऑप्शन भी आप सेट कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पर बोल्ड इटैलिक दोनों स्टाइल एक साथ ले लेता हूँ। फॉन्ट का साइज कितना होगा, मैंने 12 फॉन्ट साइज कर दिया। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो घटा सकते हो। ये स्केल के हिसाब से ही चलेगा। मिनिमम फॉन्ट साइज जो आपका है वो 8 दिखाएगा और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72। अगर इसके बीच का कोई चाहिए तो आप यहाँ पर राइटिंग करके भी दे सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 के बाद 9, 10, 11 है, 12 है, उसके बाद देखिए 13 नहीं है। अगर मुझे 13 फॉन्ट साइज चाहिए तो मुझे यहाँ पर 13, 1 and 3 हाथ से राइट करके देना पड़ेगा मैन्युअली, तब जाके 13 फॉन्ट साइज आएगा। नहीं तो आप 14 लेना चाहो तो सीधा 14 सिलेक्ट कर दो तो 14 फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा। मैंने 12 फॉन्ट साइज ले लिया, लेके ओके कर देता हूँ। देखो जैसे ही फॉन्ट साइज मैंने अप्लाई किया था वैसा फॉन्ट साइज यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल के साथ दिखना स्टार्ट हो गया। ये मैं एक काम जो किया वो अभी बाहर से करना चाहूँ तो बाहर से भी हो सकता था, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मेटिंग है। ये फॉन्ट का टाइप चेंज करने के लिए, ये आपका फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए स्केल के हिसाब से चाहते हो तो वही सेम आपको दिखाई दे रहा है। 8 to 12 जो आप फॉन्ट साइज रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, घटाने के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक दे सकते हो, अंडरलाइन देना चाहते हो साथ में अंडरलाइन भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन दे रखा है। यही सब काम आप चाहो तो दोबारा अंदर जाके भी देख सकते हो, यहाँ से भी वही काम हो सकता है। हाँ, अंडरलाइन आप यहाँ पर देना है, जैसे सिंगल या डबल जो भी अंडरलाइन आप देना है आप दे सकते हो। जैसे मैं डबल अंडरलाइन दे लिया और यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आप वर्ड में थे देखिए यहाँ पर दो तरीके का कलर था, एक तो फॉन्ट का कलर था, एक अंडरलाइन कलर था। मतलब दोनों चीज अलग अलग से सेट हो सकता था, बट यहाँ पर किंतु ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पर फॉन्ट का जो कलर होगा अंडरलाइन का भी वही सेम कलर होगा। जैसे मैंने वायलेट कलर सिलेक्ट कर दिया तो फॉन्ट का भी आपका वायलेट कलर रहेगा, अंडरलाइन का भी वही सेम वायलेट कलर ही रहेगा। ये हमने कहाँ से देखे? फॉन्ट फॉर्मेटिंग से। अगर स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो लिखावट के बीच में से एक लाइन चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट आपको पता है ऊपर भेजने के लिए, सबस्क्रिप्ट नीचे लिखने के लिए काम आता है। जैसे हम H2O लिखना चाहते थे तो सबस्क्रिप्ट से हुआ था, x स्क्वायर लिखना चाहते तो हमने सुपरस्क्रिप्ट से लिखे थे, ये हमें पता है। ओके कर देंगे तो वही फॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से आप सारे फॉर्मेटिंग हटा के नॉर्मल फॉर्मेटिंग दिखना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाइए, जाके नॉर्मल फॉन्ट करके ओके कर दीजिए। डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल था वही आ जाएगा, वो सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा जो आपने अप्लाई किए थे। फॉर्मेटिंग आपने समझ ली है ना। तो चलिए इसके अलावा फॉन्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ तो सेल स्टाइल से भी आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दे सकते हैं। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड है, जैसे आपने पहले वर्ड में स्टाइल देखे थे सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्टाइल बना हुआ है पहले से। यहाँ से भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो काम मैंने अभी किया आपने देख लिए। ये हमने किए थे कहाँ से? फॉन्ट से। मैंने इसमें बोल्ड भी कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 12 कर दिया। एक कलर भी मैं आपके सामने अप्लाई कर देता हूँ, सपोज ये वायलेट कलर अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। देखिए वैसे ही फॉन्ट साइज यहाँ पर स्टाइल यहाँ पर आ गया। तो ये था फॉन्ट का, जिसमें आपने फॉन्ट का स्टाइल वगैरह सेट किए। आप अगर आप चाहते हैं सेल के ऊपर बॉर्डर देना तो आप जाइए कहाँ पर? बॉर्डर टैब के ऊपर। यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये काम करने के लिए फॉन्ट मेनू के अंदर ही एक बॉर्डर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। थिक बॉर्डर चाहिए थिक बॉर्डर, सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और आपको डिटेल बॉर्डर मेनू में जाना है तो नीचे आके मोड बॉर्डर ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ से आपका वही बॉर्डर टैब एक्टिवेट हो जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से आप अपने हिसाब से बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे डबल लाइन
सिंगल लाइन, जैसे आपको चाहिए। मैं डबल लाइन स्टाइल का बॉर्डर ले रहा हूँ। लाइन का कलर कैसा रहेगा वो आप बता दीजिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया मेरे को कलर जो चाहिए, सपोज कीजिए मुझे इस तरीके से ब्लू कलर में चाहिए, है ना। आउटलाइन कर दिया तो बाहर भी दिख जाएगा, इनसाइड बोलेंगे तो इनसाइड का भी दिखेगा, और ओनली आउटलाइन रखेंगे, सिर्फ चारों तरफ का दिखेगा। ये बीच में जो लाइन है ना, इनका कलर नहीं करेगा। अगर आप इनसाइड एक्टिवेट करेंगे तो ही ये बीच वाले लाइन आपको दिखाई देगा। अब मैं ओके करता हूं, देखिए आपका उसी स्टाइल का बॉर्डर अप्लाई हो गया जैसे आपने बॉर्डर दिए थे। सर ये जो यहाँ पर लाइन दिखता है वैसे नॉर्मली, ये क्या बॉर्डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। अभी जो आपने ड्राइंग की है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। इससे पहले जो दिख रहे थे वो क्या था? वो ग्रिड लाइन। मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कंट्रोल के साथ प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 दबाया तो मेरे को प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देखिए यहाँ पर नॉर्मली जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जो बॉर्डर दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर दिखना स्टार्ट हो गया। बट ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर कोई ऐसा बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रिड लाइन आप चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। बट ग्रिड लाइन प्रिंट आउट लेंगे वो सिर्फ डॉटेड लाइन दिखाएगा, इस तरीके का बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से अगर आपको चाहिए, इस तरीके से आप अगर ड्राइंग करना चाहते हैं सेल के बॉर्डर, तो आपको बॉर्डर स्टाइल ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। कहाँ से? बॉर्डर एंड शेडिंग से। जो हमने बॉर्डर में चले गए थे, मोर बॉर्डर ऑप्शन, यहाँ से बॉर्डर टैब में जाके बॉर्डर स्टाइल सेट किए थे। आप इस काम को करने के लिए और एक तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इसको सिलेक्ट कर दीजिए, सीधा फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाके बॉर्डर टैब में चले जाएंगे तो भी आपका बॉर्डर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, जहां से आप बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं सेल के बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना, वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कहां से करेंगे? दोबारा से आप चले जाइए वही फॉन्ट फॉर्मेटिंग में, या तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक कलर अप्लाई कर दिया। डिटेल में चाहिए तो यहाँ से और डिटेल ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड कलर चाहिए, फॉर्मेटिंग और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से नहीं, उसकी जगह आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग में सीधा चले जाइए फिल टैब के ऊपर। यहाँ से आप फिल टैब से फिल का कलर ले सकते हैं, इवन डिफरेंट स्टाइल का इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का कलर दे रखा है, जो स्टाइल का कलर आपको ठीक लगे वैसा स्टाइल का कलर लेके आप ओके करेंगे, देखिए वैसा ही कलर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आपका वैसा ही कलर हो चुका है। अगर इसके अलावा मुझे इसके ऊपर कोई पैटर्न वगैरह ड्रॉ करना है, हम पैटर्न भी दे सकते हैं। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में चले गए, फिल कलर में चले गए, यहाँ से हम पैटर्न देने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैटर्न स्टाइल, पैटर्न कलर। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का पैटर्न दे रखा है, जो पैटर्न आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया। इसमें जो ये डॉट है इसका कलर कैसा रहेगा? सपोज कीजिए इसको मैंने डार्क ब्लू में कर दिया इस तरीके से। अगर आप चाहते हो और डार्क करना तो और भी डार्क कर सकते हैं। करके ओके करेंगे तो जैसा आपने फॉर्मेटिंग दी है वैसा ही देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इवन आप पैटर्न की जगह कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। कैसे इफेक्ट? मैं आपको वही बताता हूँ। चले जाइए आप फिल टैब के ऊपर, यहाँ पर फिल इफेक्ट्स में चले जाइए। फिल इफेक्ट्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कलर इफेक्ट देने का ऑप्शन भी दे रखा है। जैसे 2 कलर इफेक्ट है, 2 कलर जो सिलेक्टेड है, पहला कलर आपका व्हाइट है, दूसरा आपका ब्लू है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्जी से। अब कलर फॉर्मेटिंग कैसे भरेंगे वो आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली लेंगे तो इस हिसाब से है। इसमें 3 स्टाइल है, इसमें से जो स्टाइल आपको ठीक लगे वो आप रखें। अगर आप चाहते हैं वर्टिकल लेना तो वर्टिकल कलर भी ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर आप डायगोनल कलर आप लेना चाहते हैं डायगोनल ले सकते हैं। फ्रॉम डाउन या सेंटर, जिस तरीके से, अगर कॉर्नर से चाहिए तो कॉर्नर से भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने फ्रॉम सेंटर ये वाला ऑप्शन ले लिया, लेके ओके कर देता हूँ। देखिए वैसा स्टाइल का कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हर एक सेल के ऊपर वैसे स्टाइल का कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ से किए थे? अभी फिल टैब से किए थे। कहाँ से? फिल टैब में फिल इफेक्ट। मैं कलर दोबारा एक सुंदर लाइट कलर ले लेता हूँ, यही वाला सही है। ठीक है, ओके कर दिया तो वैसा ही स्टाइल का मेरा कलर अप्लाई हो चुका है। तो ये था मेरा फिल कलर, जो हमने कहाँ से देखे थे? फिल टैब से। तो ये भी आपका हो गया। तो आपने 3 टैब देख लिए, तो फॉन्ट कलर भी देख लिए, एक आपने बॉर्डर भी देख लिए, एक आपने फिल कलर भी देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे सेट करना है वो हम आपको बताते हैं। अपने वर्ड में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप का अलाइनमेंट देखे थे, लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई। यहाँ पर जब आप किसी सेल की बात करेंगे तो सेल में जो आप बात करेंगे कि अलाइनमेंट सेट करने की बात, तो आपको ध्यान रखना है सेल में अलाइनमेंट मतलब आपका एक तो लंबाई, एक चौड़ाई, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ से आपको देखना पड़ता है कि नहीं? तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये वर्टिकल टॉप, ये वर्टिकल सेंटर, ये वर्टिकल बॉटम, ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल राइट। ठीक है ना? अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए टेक्स्ट तो वर्टिकल भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दूंगा तो टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही काम आप अलाइनमेंट में जाके भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर, यहाँ से वर्टिकल सेंटर कर दिया, ओके कर दिया, देखिए वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गया। इवन आप चाहे तो सेल में इंडेंट भी रख सकते हैं, यानी मार्जिन वगैरह से दूरी भी सेट कर सकते हैं। वो आप कहाँ से करेंगे? अलाइनमेंट में जाइए, यहाँ पर इंडेंटेशन आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने जितना बढ़ाना चाहा उतना बढ़ा दीजिए, देखिए उस हिसाब से ऐसे बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इंडेंटेशन देना तो भी आप यहाँ पर
कर सकते हैं। चलिए अब मैं टेक्स्ट का ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा घुमा फिरा के लिखना चाहता हूँ। वो आप कहाँ से लिखेंगे? यहाँ पर देखिए एंगल में घुमाने का ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को 45 डिग्री एंगल में घुमाना चाहता हूँ, ओके कर दिया। ये देखिए टेक्स्ट आपका जो था वो 45 डिग्री एंगल में हो गया। सारे टेक्स्ट को मैंने कर रखा था इसलिए सारे के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिर्फ हेडिंग के ऊपर करना चाहता तो मुझे सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करके ये काम करना होता। ये जो घुमाने का काम है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया, ये देखिए वर्टिकली ऐसे हो गया। इसमें क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली तो जगह कम लगेगा बट वर्टिकली लंबाई ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा वर्टिकल जो हाइट है वो इतना ही रहे और इसी के अंदर टेक्स्ट आ जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा कोई फॉर्मेटिंग आपको लेना पड़ेगा जो इसके अंदर हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, वही अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा। अलाइनमेंट को आप नॉर्मल आप 100% में ही कर दीजिए, मतलब 0% में ही कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। करने के बाद आप दोबारा अलाइनमेंट में जाइए। देखिए और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट एक्टिवेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ा रहा हूँ, 12 14 कर दिया, अभी मैंने 16 करा। अब जब भी देखिए मैंने 18 कर दिया या 20 कर दिया, देखिए फॉन्ट ऐसे टुकड़ों में बट गया। ऐसे टुकड़ों में क्यों बटा, क्योंकि टेक्स्ट रैपिंग एक्टिवेटेड है। अगर टेक्स्ट रैपिंग बंद होता ना तो ये एक ही सेल में ऐसे इस तरीके से दिखाता। इसमें क्या होता, आधा छुप जाता, इसको आपको देखने में दिक्कत आता। अगर प्रिंट आउट भी लेंगे तो आपको देखने में दिक्कत रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगर ऐसा हुआ है तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक टुकड़ों में बट जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टुकड़ों में बट जाएगा। बट हाँ ये तभी फायदेमंद है जब आपका वर्टिकली साइज ज्यादा है। अगर सेल का वर्टिकल साइज कम है फिर यहां पर भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। जैसे एसटी नेम का आधा दिखाई दे रहा है, बाकी आधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर टेक्स्ट का हाइट मतलब सेल का जो हाइट है वो कम हुआ, तो उस केस में अगर मैं एक टेक्स्ट को लिखना चाहता हूं एक सेल के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो उस केस में आप अलाइनमेंट में दोबारा जाइए, जाके रैप टेक्स्ट ऑप्शन को अब आप बंद कर दीजिए। अब आप रैप टेक्स्ट की जगह नेक्स्ट ऑप्शन ले लीजिए, श्रिंक टू फिट करके इसको एक्टिवेट कर दीजिए। जब भी आप श्रिंक टू फिट करके एक्टिवेट करेंगे, देखिए टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा और उतना ही रहेगा जितना सेल का साइज है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई सेल का साइज मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए सेल का साइज जितना ही छोटा हो रहा है, टेक्स्ट साइज ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट होकर छोटा होते जा रहा है, अपने आप को एडजस्ट खुद ही खुद कर रहा है। अगर आप बड़ा भी करेंगे तो ये अपने आप उस हिसाब से बड़ा भी होते जाएगा, जितना उस फॉन्ट का साइज आपने सेट कर रखे उतना तक ये सेट होते जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक फॉन्ट स्टाइल दे रखा है। कौन सा, अलाइनमेंट स्टाइल। कौन सा अलाइनमेंट स्टाइल, श्रिंक टू फिट। कौन सा दे रखे थे हमने, श्रिंक टू फिट। तो रैप टेक्स्ट अपने समझ में आ गया, टुकड़ों में बांटने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं छोटा करके, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, श्रिंक टू फिट करेंगे। तो चलिए ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं इसके ऊपर एक रो लेना चाहता हूं, इसके ऊपर और एक रो ऐड करने के लिए आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने इस रो को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक कर दिया, देखिए एक रो आपके ऊपर, मतलब इसके जो हेडिंग आपका सिलेक्टेड था उसके ऊपर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये सेल है अलग अलग 1 2 3 4 5, इन 5 सेल को जोड़ के मैं एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये आप कैसे करेंगे, 5 सेलों को अगर आप एक जोड़ के एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट में जाइए। अलाइनमेंट में आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप ये सेलों को जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा, मार्ज सेल ऑप्शन के द्वारा। अगर आप मार्ज ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये सारा सेल आपका जुड़ के एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम आप यहाँ से मार्जिंग से भी कर सकते हैं, अनमार्ज करके अनमार्ज सेल दोबारा वापस भी पा सकते हैं। दोबारा से मार्ज करना है तो मार्ज एंड सेंटर करके मार्ज एंड सेंटर दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब मार्जिंग भी हो जाएगा और टेक्स्ट आपका सेंटर में भी आ जाएगा। कैसे, आप इसमें जैसे एक हेडिंग दे दिया, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो देखिए इस तरीके से आपका हेडिंग सेट हो गया। आप हेडिंग को आपको कुछ अलग कलर देना है, अलग से रखना है, फॉर्मेटिंग देना है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर देना है वो भी आप सेट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर से एक बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया। ये तो फॉन्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का मैंने कलर रख दिया ये, और बैकग्राउंड का कलर रख दिया मैंने ये। तो ये मेरा हेडिंग अप्लाई हो गया। इस तरीके से आप भी चाहे तो ऐसे हेडिंग बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल का। बट नॉर्मली अगर आप कोई प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कलर वगैरह यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल लाइट कलर यूज़ कीजिए बैकग्राउंड के लिए, टेक्स्ट के लिए डार्क कलर यूज़ कीजिए। और ज़्यादा कलर ना देना ही बेटर है, क्योंकि प्रिंट आउट आप जब लेंगे तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में लेंगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट में कलर होता है तो क्या होता है, बहुत बार प्रिंट आउट में अजीब लगता है देखने में। इसीलिए उस टाइम नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट लेंगे तो भी बेटर रहेगा। और ज़्यादा कलरफुल करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे फाइल का साइज भी बढ़ता है और देखने में भी सामने वाले को थोड़ा हेजिटेशन होता है। इसीलिए आप ज़्यादा कलरफुल ना करके नॉर्मल लाइट कलर का फॉन्ट जितना भी यूज़ करेंगे, मतलब लाइट कलर स्टाइल जितना भी यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो चलिए ये आपने देख लिए कि किस तरीके से हमें अलाइनमेंट कलर वगैरह सेट करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपने फॉन्ट का कलर भी सेट कर लिया, बैकग्राउंड भी सेट कर लिया, हेडिंग भी सेट कर लिया। साथ साथ में आपने फॉन्ट टैब में क्या क्या देखे थे, एक तो आपने अलाइनमेंट देखे थे, एक आपने फॉन्ट देखे थे, एक आपने बॉर्डर भी देख ली, एक आपने फिल कलर भी देख लिए। नेक्स्ट टैब एक नंबर टैब भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इससे पहले हम रो कॉलम के साथ एक बार काम कर लेते हैं। रो कॉलम कैसा मैं आपको बताता हूँ। यही टेबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरा सेकंड शीट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी दबा के। ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। अब सपोज कीजिए मुझे टोटल से पहले, सॉरी एड्रेस से पहले मुझे एक कॉलम और चाहिए जिसमें इनका क्या लिखना होना चाहिए। सपोज कीजिए ये लिखना होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो होना चाहिए। ये अकाउंट के आगे हो सकता है, कहीं भी आप चाहे ऐसे ऐड करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम हो तो आप कैसे ऐड करेंगे, ध्यान रखिए कोई भी कॉलम आपको जब ऐड करना है, कॉलम हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक दबा के आप इंसर्ट में चले जाएंगे तो कॉलम हेडिंग इंसर्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सीधा इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो भी आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, कॉलम को सिलेक्ट करके कीबोर्ड शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो भी आपका इस तरीके से कॉलम या रो ऐड हो जाता है। अगर मुझे डिलीट करना है कॉलम को तो सिंपल तरीका, कॉलम हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सीधा डिलीट में चले जाइए, देखिए आपका कॉलम डिलीट हो गया। दूसरा तरीका ये है, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन था है ना सेल ग्रुप के अंदर, मैंने डिलीट में क्लिक कर दिया, देखिए आपका कॉलम डिलीट हो गया। तीसरा तरीका ये है, कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ माइनस दबा दिया तो भी मेरा देखिए कॉलम डिलीट हो गया। तो कॉलम ऐड करना हो चाहे डिलीट करना हो, दोनों चीज आपने देख ली है। अगर मैं रो को भी सेम तरीके से करना चाहता हूं, आप रो को भी कर सकते हैं, बट हाँ एक बात आप ध्यान रखिए, चाहे आप रो इंसर्ट करें चाहे आप कॉलम इंसर्ट करें, ये हमेशा आगे की तरफ इंसर्ट करेगा। जैसे मैंने अभी इंसर्ट दबा दिया तो देखिए आगे की तरफ हुआ, पीछे की तरफ नहीं होता, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई इंसर्शन करते हैं वो हमेशा आगे की तरफ ही लेता है इंसर्शन, ठीक है। तो ये आपने देख लिए, देखिए हो गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट करके डिलीट में क्लिक कर दिया तो कॉलम डिलीट हो गया। अब मैं आपको रो के बारे में बात करता हूं। जैसे यहां पर इसके आगे मुझे एक रो चाहिए तो रो हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में क्लिक कर दिया, देखिए रो इंसर्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है, अभी रो सिलेक्टेड है, जैसे कोई भी एक रो चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो, अगर आप इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो भी आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका तो आपको पता ही है, शॉर्टकट तरीका, सिंपली रो हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए तो भी आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रो को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपली रो को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक दबाइए रो हेडिंग के ऊपर और सीधा कर दीजिए कहां पर, डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक। जब भी क्लिक करेंगे देखिए आपका रो डिलीट हो गया। दूसरा तरीका भी एक है, कैसा, सिलेक्ट कर दिया और यहां पर डिलीट में क्लिक कर दिया, जो आपने पहले भी किए थे तो आपका डिलीट हो। तीसरा तो आपका शॉर्टकट की आपको पता ही है, क्या शॉर्टकट की यूज किया था मैं थोड़ी देर पहले, कंट्रोल के साथ माइनस, तो कंट्रोल के साथ माइनस दबा दिया तो भी मेरा रो डिलीट हो गया। चलिए ये आपको समझ में आ गया, रो कॉलम इंसर्ट एंड डिलीट आपने अच्छी तरीके से समझ लिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ लोगों के मन में ये हो रहा होगा, जैसे अगर मैंने कोई कॉलम ऐड कर दिया तो मेरा टोटल कॉलम जो है वो 16,384 की जगह 16,385 हो जाता होगा, या फिर कोई कॉलम अगर मैंने डिलीट कर दिया तो 16,384 की जगह 16,383 हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा अगर डिलीट करेंगे और एक जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। रो या कॉलम किसी भी केस में अगर कोई कॉलम आप ऐड भी करते हैं या रो ऐड भी करते हैं, कॉलम डिलीट भी करते हैं, रो डिलीट भी करते हैं, तो ध्यान रखिए रो कॉलम का जो नंबर आपको मैंने बताया था, कितना बताया था, कॉलम तो बताया था 16,384 और रो बताया था 10,48,576, 10,48,576। ये जो नंबर है ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप ऐड करें चाहे आप डिलीट करें। ऐसा कैसे सर? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बताता हूं क्यों। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं, एक्सेल हमेशा लास्ट में से जो ब्लैंक रो या कॉलम होता है उसको ऐड कर लेता है। अब जब कोई रो या कॉलम को डिलीट करते हैं तो वो रो या कॉलम खाली होके बिल्कुल लास्ट में जाके एडजस्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके कंटिन्यूअस रो नंबर लगा लिया ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, 16,384 कॉलम ही होता है। चलिए इसका काउंटिंग आपको दिखाते हैं। ये मैंने पूरा रो को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल सीरीज, तो मैंने फिल सीरीज में चला गया, जाके ओके कर दिया। इसका नेक्स्ट क्लास है आपका, मैं आपको उसमें बता दूंगा सीरीज क्या होता है। अब मैंने सीरीज में जाके ओके कर दिया, देखिए आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 करके, देखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस ही है। अब मैंने कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबा दिया तो देखिए लास्ट कॉलम जो है वो बता रहा है 16,384 यानी 16,384 कॉलम यहाँ पर है।
चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम एक काम करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर इसके आगे 3 के आगे एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक कर दिया। देखो इंसर्ट में क्लिक करते एक्सेल मना कर रहा है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी ब्लैंक कॉलम आपके पास नहीं है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस कॉलम को ब्लैंक कर देते हैं, खाली कर देते हैं। ये खाली हो गया ना, देखिए मैंने खाली कर दिया पूरा, इसमें कोई डाटा नहीं है। अब मैं इसको यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इंसर्ट में क्लिक कर दिया। इंसर्ट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप ध्यान करके देखो, आप जब भी कोई कॉलम इंसर्ट करेंगे वो या रो इंसर्ट करेंगे वो हमेशा लास्ट का जो ब्लैंक कॉलम या रो होगा वो आगे आके एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या अभी लास्ट में कोई ब्लैंक रो या कॉलम है, मतलब ब्लैंक कॉलम है? कॉलम के केस में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, तो वो कॉलम कैसे ऐड करें? तो चलो हम एक काम करते हैं, कोई एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई एक कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं, डाटा नहीं डिलीट कर रहे, कॉलम को ही डिलीट कर रहे हैं। देखिए आपका यहाँ पर 16,378, उसके बाद ये 380 है, मैं बीच में 79 वाला कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट में क्लिक कर दिया, देखिए डिलीट करते ही क्या हुआ, वो कॉलम यहां से डिलीट होके लास्ट में जाके एडजस्ट हो गया। समझ में आ गया? तो जब भी आप कोई कॉलम या रो को डिलीट करते हैं वो सीधा लास्ट में जाके एडजस्ट होता है। अब आपका लास्ट का कॉलम खाली है, अब मैं देखता हूं यहां पर बीच में कहीं पर एक कॉलम इंसर्ट होता है क्या। राइट क्लिक किया मैंने और दोबारा से इंसर्ट में क्लिक कर दिया। देखिए आपका वो लास्ट वाला कॉलम उठ के यहां पर आ गया। दोबारा से अगर मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा अब नहीं होगा। क्यों? अब लास्ट में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट का जो ब्लैंक कॉलम होता है वही आके एडजस्ट होता है जब हम ऐड करते हैं, और जब हम उसको डिलीट करते हैं तो वो खाली होके बिल्कुल लास्ट में जाके एडजस्ट होता है। इसी कारण से एक्सेल में रो एंड कॉलम का नंबर हमेशा सेम रहता है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, इक्वल ही रहता है। ये आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने अभी आपको रो में बताया, सॉरी कॉलम में बताया, सेम एज इट इज आपका रो में भी होता है। अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो कहीं से भी ब्लैंक ऐसे नहीं होता, लास्ट का जो ब्लैंक होगा वही वाला आपका आगे आके इंसर्ट होगा। तो मैंने एक काम आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यही शीट ले लेता हूं, इसका सारा डाटा खाली कर दिया मैंने। अब देखिए लेफ्ट राइट कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो लास्ट सेल है ना, जिसमें आपका कॉलम भी आता है, जिसमें आपका रो भी आता है, ये सेल में मैंने कुछ भी एक लिख दिया, जैसे 1 ही लिख दिया सपोज करो। अब मैं सामने आगे जाके किसी भी जगह से अगर मैं कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहूंगा तो भी नहीं होगा, अगर मैं कोई रो इंसर्ट करना चाहूंगा तो भी देखो पॉसिबल नहीं है। बता सकते हो क्यों? बिल्कुल सही, आप समझ गए। क्या समझ गए? कि मैंने लास्ट ऐसी सेल में लिख दिया जो आपका लास्ट कॉलम भी है और लास्ट रो भी है। तो लास्ट रो में भी डाटा है, लास्ट कॉलम में भी डाटा है, तो वो आगे जाके एडजस्ट अब नहीं हो सकता। इस कारण से ना रो इंसर्ट हो पा रहा है तो ना कॉलम इंसर्ट हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक भी यूज कर सकते हैं इस सेल में। जैसे लास्ट सेल में अगर आप कुछ लिख देंगे, लास्ट सेल जो है एक वर्कशीट का, तो आपका उस वर्कशीट के अंदर अब ना कोई रो इंसर्ट होगा ना कोई कॉलम इंसर्ट होगा। बट हाँ, कोई डिलीट करेंगे तो वो जाके फिर फर्दर इंसर्ट हो सकता है। बट जब तक डिलीट नहीं कर रहे हैं तब तक कोई ना रो इंसर्ट हो सकता है ना आपका कॉलम इंसर्ट हो सकता है। तो आपने देख लिए रो कॉलम के साथ हम किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेके बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वर्कशीट लेकर। मैंने आपको बताया था एक एक्सेल का वर्कबुक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट लेके होता है। जैसा अभी यहाँ पर 3 ही वर्कशीट है। मैं आपको इस फाइल को बंद करके दिखाता हूँ। Ctrl+W दबा दिया, वो फाइल मेरा बंद हो गया। मैं नया फाइल लेता हूँ Ctrl+N, तो देखिए इसमें भी आपका डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ही दिखा रहा है। ये जो 3 डिफॉल्ट वर्कशीट है इसको आप बढ़ा के मैक्सिमम 255 वर्कशीट कर सकते हो। ये किसके लिए होता है? फाइल ओपनिंग के लिए होता है। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तब उसमें मैक्सिमम जो शीट हम ले सकते हैं वो है 255। वो हम कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। चले जाते हैं सीधा फाइल मेनू के ऊपर, यहां से आ गए हम सीधा एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में जाके यहाँ पर देखिए इंक्लूड दिस मेनी वर्कशीट बोल के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कितना वर्कशीट दिखा रखा है? 3। मैं इसकी जगह पर कितना ले सकता हूँ? ये देखो आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 1 से लेकर आप 255 कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 256 लिख दिया तो वो मना कर देगा कि मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 255। 255 या उससे नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। चलिए तो मैं 255 ही कर देता हूँ। 255 करके आप ओके कर दिया। क्या मेरा इस फाइल में 255 शीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था नए फाइल में होता है, एग्जिस्टिंग फाइल में ये नहीं होता। तो नए फाइल कैसे आएगा? चलो ये फाइल को भी बंद कर देते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+W। अब मैं नया फाइल लेने जाता हूं, Ctrl+N। देखिए आपके सामने नया फाइल आ गया। अब इसमें 3 से कई ज्यादा आपको शीट दिखाई दे रहा है। मैं एक एक करके शीट मूव करना चाहता हूं, इस तरीके से एक एक करके शीट मूव करके देख सकता हूं। बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए यहां पर ये फास्ट फॉरवर्ड बटन दे रखा है ना, बिल्कुल लास्ट शीट में जाने के लिए इस बटन में क्लिक कर दो तो आपको दिखा रहा है कि लास्ट शीट जो है वो कौन सा है, 255। तो आपने देख लिए कि जब हम कोई फाइल को ओपन करते हैं उसमें डिफॉल्ट शीट 3 होते हैं, जिसको हम बढ़ा के 255 कर सकते हैं। ये आपने समझ गए। तो चलिए यहां तक तो ठीक है। बट सर आपने एक बात और बोले थे, शीट अनलिमिटेड हो सकता है। बिल्कुल सही, मैंने आपको सही बोला था कि शीट अनलिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता नहीं है। एक्चुअली इस बात को समझिए, एक फाइल को ओपन करने के बाद अगर आप उसमें शीट इंसर्ट करते हैं तो आप उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट शीट कितना होता है, तो आप समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट शीट की बात कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट शीट कितना होता है, 3। डिफॉल्ट मैक्सिमम कितना शीट हो सकता है, तो आप समझ जाइए क्या बोलना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट शीट जो है वो मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हैं, कहां तक ले जा सकते हैं, 255। और अगर कोई पूछे कि आप एक फाइल में कितना वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आप बताइए अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक बार फाइल ओपन होने के बाद आप उसमें कितना भी शीट ऐड करा सकते हैं, कोई मना नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर 255 शीट है, इसमें मैं और शीट ऐड कराना चाहता हूं, आप आराम से और शीट भी ऐड करा सकते हैं। कैसे ऐड कराएंगे? सिंपली एक तरीका, ये न्यू शीट का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए एक एक करके आपका शीट बढ़ते जा रहा है। देखिए हो गया ना, 255 से ऊपर जा रहा है ना। एक तरीका तो ये था शीट इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका ये है, किसी भी शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके चले जाइए सीधा कहां पर, इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में जब भी जाएंगे, ये देखिए आपका हो गया, आपको वर्कशीट चार्ट क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, मैंने बोला वर्कशीट इंसर्ट करना है मुझे, तो मैंने वर्कशीट लेके ओके कर दिया। देखिए मेरा शीट इंसर्ट हो गया। बट इस तरीके से अब हम इंसर्ट करेंगे तो आगे की तरफ इंसर्ट हुआ, 78 के आगे 79 आ गए। अगर मुझे दूसरा और एक शीट ऐड करना है तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया यहाँ पर न्यू शीट करके, एक तरीका मैंने आपको बताया राइट क्लिक करके इंसर्ट करके, तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। कहां से जाएंगे आप, इंसर्ट में जाइए, ड्रॉप डाउन बटन में, ये ड्रॉप डाउन बटन में आपको क्लिक करना है, यहाँ नहीं, ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करने के बाद इंसर्ट शीट ऑप्शन को ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका शीट इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ अगर F11 दबाएंगे तो भी आपका शीट इंसर्ट होते रहेगा। ये देखिए मैं F11 दबा रखा हूं और एक एक करके ये शीट इंसर्ट करते जा रहा है। समझ गए होंगे आप कि एक एक करके भी अगर मुझे शीट इंसर्ट करना है तो मैं शॉर्टकट की से भी कर सकता हूं, शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11 दबा के भी हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे अगर कोई शीट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? किसी भी शीट को डिलीट करने के लिए उस शीट के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, सिंपली डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते देखिए आपका शीट डिलीट हो रहा है। देखिए राइट क्लिक कर रहा हूं, मैंने डिलीट में क्लिक कर दिया, शीट डिलीट हो गया। दूसरा तरीका ये है, सीधा आप सेल्स ग्रुप में जाइए, डिलीट में जाइए, डिलीट में जाके डिलीट शीट में क्लिक कर दीजिए तो भी आपका शीट डिलीट हो जाएगा। देखिए ये देखिए 209 नंबर 8 नंबर शीट सिलेक्टेड है, डिलीट शीट कर दिया तो आपका शीट डिलीट हो गया। इस तरीके से हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर सर एक साथ मैं बहुत सारा शीट को डिलीट करना चाहता हूं तो आप एक साथ शीट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, बट हाँ एक बात ध्यान रखिए, ऑल करेंगे तो सिलेक्ट तो हो जाएगा बट सारे शीट को अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वर्कबुक में एटलीस्ट एक शीट विजिबल रहना जरूरी है। जब तक एक शीट नहीं रहेगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो आपको डिलीट करना है तो एक एक करके आप सिलेक्ट करते जाइए, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया और एक एक करके शीट को सिलेक्ट करते गया कि जहां तक मुझे डिलीट कराना है। और अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर डिलीट कर दूंगा तो जितना भी शीट सिलेक्टेड है वो सारे एक बार में डिलीट हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके एक एक करके, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है कि मल्टीपल शीट कैसे आपको डिलीट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। हमारा पुराना फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, चले जाते हैं फाइल में। हमारा एक्सेल वाला फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, इसमें हमारा ये वाला फाइल था। एक बात तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोई भी शीट को जब आप डिलीट करते हैं या आपसे अगर कुछ टेक्स्ट उसके अंदर है, डिलीट करने से पहले आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो। अगर आपने इस अवस्था में डिलीट में क्लिक कर दिया तो वो शीट को डिलीट कर देगा। शीट डिलीट से पहले ये पूछते क्यों है आपके, नॉर्मली आप अगर कोई फाइल को डिलीट कर दिए तो आप रिसाइकिल बिन में जाके उसको दोबारा रिस्टोर करा सकते हैं, बट अगर कोई शीट को आपने डिलीट कर दिए तो ध्यान रखिए वो शीट दोबारा रिस्टोर कभी नहीं हो सकता। इसी कारण से शीट डिलीट करने से पहले आप दो बार ध्यान से सोचिए कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तभी आप उसको डिलीट कीजिए, नहीं तो अगर कोई काम का शीट अगर डिलीट कर देंगे तो दोबारा आपके पास अगर कॉपी नहीं है तो वो वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए शीट डिलीट करने से पहले आप दोबारा ध्यान दीजिएगा।
को समझ में आ गया डिलीट शीट कैसे करना होता है। तो राइट क्लिक कर दिया मैंने शीट के ऊपर, हमने इंसर्ट शीट भी देख लिया, डिलीट शीट भी देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रीनेम। अगर मैं शीट का कोई नाम देना चाहता हूं, रीनेम में जाके मैं शीट का नाम दे सकता हूं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ST डाटा, एंटर कर दिया तो इसका नाम ST डैट हो गया। मैं डाटा करना चाहता हूं तो दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम में चला गया और लिख दिया ST डाटा, एंटर कर दिया तो शीट का नाम क्या हो गया ST डाटा, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दूसरे शीट को आपको रीनेम करना है। एक तरीका तो आपने सीख ही लिया, राइट क्लिक करके रीनेम करके। दूसरा तरीका ये है शीट टाइप के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया डिटेल, ठीक है, एंटर कर दिया तो डिटेल शीट हो गया। ऐसे ही इसका अगर नाम चेंज करना है तो दो तरीका तो आपने सीख ही लिया। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। तीसरा तरीका ये है, आप फॉर्मेट में चले जाइए, फॉर्मेट से आ जाइए रीनेम शीट ऑप्शन के ऊपर। यहां से भी आप शीट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, सपोज कीजिए मैंने नाम रख दिया हिस्ट्री, ठीक है, एंटर कर रहा हूं। देखिए जब भी मैंने लिख के एंटर किया तो इसने मना कर दिया। क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री इज ए रिजर्व नेम, मतलब ये सिस्टम के द्वारा ऑलरेडी यूज हो रखा है या रिजर्व किया गया है। तो जो रिजर्व नेम है वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे? अगर हिस्ट्री रखना है तो इस शीट का, कि ये हिस्ट्री शीट था तो कैसे रखेंगे? तो हिस्ट्री के बाद आप एक काम कीजिए, ये जो आपने नाम लिख रखे हैं कर्सर को इसके बाद लाइए और साथ में एक स्पेस लगा दीजिए। जब भी आप स्पेस लगा के आप एंटर करेंगे, देखिए आपका शीट का नेम हिस्ट्री हो चुका है। एक्चुअली हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के साथ स्पेस भी है, जो स्पेस आप यहां पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसी कारण से इसका नाम हिस्ट्री अभी इसने ले लिया। तो आपने समझ गए किस तरीके से आपको एक शीट को रीनेम करना है। कैसे? राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या फॉर्मेट से यानी सेल में फॉर्मेट में जाके भी आप रीनेम का काम कर सकते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया। मूव और कॉपी, अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। मूव और कॉपी मतलब क्या है? अगर कोई शीट को मैं कॉपी कराना चाहता हूं या मूव कराना चाहता हूं तो मूव और कॉपी से मैं शीट का मूव करा के कॉपी भी करा सकता हूं, या कॉपी करा के मूव भी करा सकता हूं, या ओनली मूव भी करा सकता हूं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करो, सीधा यहां पर मूव और कॉपी ऑप्शन में चले जाओ। यहां से आप मूव या कॉपी करने के काम कर सकते हो। जैसे मैं इस शीट को मूव करा के डिटेल शीट के पहले लेना चाहता हूं, तो बिफोर शीट मैंने सिलेक्ट कर लिया डिटेल और ओके कर दिया। तो देखो ये शीट मेरा डिटेल शीट से पहले जाके इंसर्ट हो गई। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि आपको शीट को किस तरीके से मूव कराना है। इसके अलावा आप चाहे तो किसी भी शीट को ऐसे उठा के भी, जैसे मैंने यहाँ पर ये शीट को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए उठा के मैं ले जा रहा हूं, जहां आप चाहे वहां पर जाके छोड़ दीजिए, वहीं पर जाके ये मूव कर जाएगा। अगर मुझे इसी का ही कॉपी बनाना है तो राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। यहां पर मूव टू एंड करेंगे तो मूव होता है। अगर मुझे कॉपी कराना है तो मैंने यहां पर क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन को लेना है। अब ये कहां रखना चाहते हैं आप इसको? अगर बिफोर शीट यानी डिटेल शीट के बिफोर में रखना चाहते हैं तो बिफोर शीट डिटेल रख दीजिए। एसटी डाटा से पहले रखना चाहते हैं एसटी डाटा, हिस्ट्री से पहले रखना चाहते हैं हिस्ट्री, और मूव टू एंड लास्ट में रखना चाहते हैं तो मूव टू एंड करके ओके कर दीजिए। देखिए इसी का ही एक कॉपी यहां पर बन गया। अब मान लीजिए इसी शीट को कोई नया फाइल में मैं लेके जाना चाहता हूं तो कैसे ले जाएंगे आप कॉपी करके? आप शायद सोच रहे होंगे मैं नया फाइल ओपन करूंगा, इस शीट को कॉपी करूंगा और वहां जाके पेस्ट कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर किसी भी शीट को मुझे मूव करा के दूसरी जगह ले जाना है तो मैं सिंपली उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां से चले जाऊंगा मूवर और कॉपी ऑप्शन के ऊपर। मूवर कॉपी से जो भी मुझे नया फाइल लेना है, यहां से आप फाइल को चेंज कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपने ओपन कर रखा है तो उसका नाम भी आपको यहां पर दिखेगा जब आप ये ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ एक ही फाइल दिखा रखा है क्योंकि मैंने एक ही फाइल ओपन कर रखा है। अगर मुझे कोई नया फाइल में ले जाना है तो न्यू फाइल, और कोई और फाइल में नाम है यहां पर तो उस फाइल में भी आप ले सकते हैं। मुझे नया फाइल में ले जाना है तो न्यू वर्कबुक मैंने ले लिया, लेके ओके कर देता हूं। अच्छा, ओके करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप इसी शीट को मूव कराना चाह रहे हैं तो आप कॉपी ऑप्शन को एक्टिवेट मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी शीट को यहां पर भी रहे और एक कॉपी होकर नया फाइल में चला जाए तो क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना मत भूलना। चलिए अब मैं इसको सीधा ओके कर देता हूं तो यहां से वो शीट मूव हो गया। देखिए मेरे पास दो फाइल ओपन है। एक्सेल 1 वाला फाइल में देखिए हिस्ट्री तक है, वो फाइल यहां से मूव हो चुका है, वो वाला शीट हिस्ट्री 1 वाला, और वो शीट मूव होकर कहां पर गया? एक नया फाइल में, ये देखिए हिस्ट्री 2 वाला शीट यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया। ये मैंने कैसे किया? मूव कराया शीट को। कैसे मूव किया था मैंने, वो आपने देखे होंगे। राइट क्लिक किया था मैंने, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी ऑप्शन से मैंने मूव कराया था। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल 1 भी दिखा रहा है और आपका बुक 3 जो आपने नया अभी ओपन किए वो भी आपको दिखा रहा है। अगर आप बुक 3 में ले जाना चाहते हैं तो बुक 3 को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप कॉपी के रूप में ले जाना चाहते हैं तो क्रिएट अ कॉपी कर दीजिए। जैसे क्रिएट अ कॉपी कर दिया और ओके कर दिया, देखिए कॉपी में चला गया। ये देखिए डिटेल शीट आपका बुक 3 में भी दिख रहा है, और बुक 3 की जगह अगर मैं एक्सेल 1 वाला फाइल ले लूंगा तो उसमें भी आपका वो शीट दिख रहा है क्योंकि मैंने कॉपी करके ले गया था। तो इस तरीके से एक फाइल से दूसरे फाइल में भी आप आराम से एक शीट को मूव करा सकते हैं। कैसे किए थे? राइट क्लिक करके मूव और कॉपी ऑप्शन से किए थे। व्यू कोड आपका कोड देखने के लिए काम आता है, वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट्स जानते हैं उनके लिए तो कोड्स काफी फायदेमंद है, उनके बहुत सारा काम इसमें से भी होता है, बट आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। प्रोटेक्ट करना है शीट को, यहां से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट अभी आप मत देखिए किस तरीके से करना है। इसके प्रोटेक्शन का क्लास होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। टैब
टैब कलर में जाइए, यहाँ से आप टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टैब का कलर ब्लू कलर में कर दिया, दूसरा ये वाला शीट का टैब के ऊपर राइट क्लिक करा और इसका टैब कलर चेंज करके रेड कर दिया। ऐसे ही आप तीसरे शीट टैब का कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट से भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मेट पे गया, यहाँ से टैब कलर में गया, जाके यहाँ पर टैब का कलर चेंज करके मैंने ऐसे इस तरीके से कलर दे दिया। देखिए हर एक टैब का मैंने अलग अलग कलर अप्लाई कर दिया है। अगर आप चाहते हैं सारे टैब का एक जैसा कलर रखना है तो राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे शीट एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर कोई टैब कलर आप चेंज करेंगे तो वही टैब कलर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने ग्रीन कलर ले लिया, देखिए सभी टैब में ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। समझ में आ गया आपको? तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप सारी शीट को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, वो भी आपने देख लिए, किस तरीके से टैब कलर चेंज करेंगे वो भी आपने देख लिए। अगर किसी शीट को मुझे हाइड करना है तो सेम तरीके से राइट क्लिक करके आप हाइड ऑप्शन ले लीजिए। देखिए आपका शीट हाइड हो गया। अगर मैं दोबारा देखना चाहता हूं तो राइट क्लिक करिए, अनहाइड में जाइए, पर्टिकुलर शीट जो अनहाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए तो आपका वो शीट अनहाइड हो जाएगा। अच्छा, क्या सर मैं सारे शीट को एक बार में सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर सकता हूं? मैंने आपको पहले ही मना किया था, एक साथ आप सारे शीट को डिलीट नहीं कर सकते। तो सर डिलीट तो नहीं कर सकते, क्या सारे शीट को एक साथ हाइड करा सकते हैं? राइट क्लिक करके आप सारे शीट को एक साथ हाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं होगा। मैं करके दिखा रहा हूं, ये देखिए नहीं हो रहा है। क्यों? मैंने आपको बोला था एक वर्कबुक में एटलीस्ट एक वर्कशीट विजिबल होना जरूरी है, मतलब दिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने क्या देख लिए, रो कॉलम के साथ काम भी देख लिए, हमने शीट टैब के साथ भी काम देख लिए, साथ में फॉन्ट फॉर्मेटिंग वगैरह भी देख लिए। जो चीज हमारा आज की क्लास में रह गया वो एक तो नंबर फॉर्मेटिंग, एक आपका जो एडवांस टॉपिक था वो भी हमारा एक टॉपिक हमारा बच गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में के साथ डिस्कस करेंगे। आपको समझ में अगर कोई दिक्कत आया है या कोई प्रॉब्लम आया है तो आप जरूर से हमें डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ इसको डिस्कस करके, ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।